ज़्यादा ही ऊपर हो गई। स्टूडेंट, आज हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी समय बाद मेरी वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। तो स्टूडेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा है। उसी परीक्षा के विषय में आज मैं कुछ आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इस बार आपका मोस्टली मेरे स्टूडेंट का टारगेट है जेआरएफ। जेआरएफ के लिए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ आपको, लास्ट मोमेंट पे किन चीज़ों से बचना है और किस चीज़ को अपनाना है, उसकी मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो आप अपनी एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाइए। आज जो तारीख है, आज है 24 मई। 18 जून को आपका एग्ज़ाम है। ये मान के चलिए आपके पास 25 मई से लेकर और 16 जून तक आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। पूरी 18 जून तक नहीं बनानी है। 17 को आपको रिलैक्स करना है। 17 में आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उन्हीं को दोहराना है। बाकी 17 में आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन स्ट्रेटजी जो होती है, देखिए, रणनीति अगर आप बनाएंगे तो आप कम संसाधनों में, कम समय में किसी भी बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास एक अच्छी रणनीति है, यदि आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी या बहुत सारे स्ट्रैटेजिकल आपने वॉर देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई वॉर होता है उसमें एक अच्छी रणनीति बनाई जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपने सुना ही होगा, या अकबर के काल में कितने आक्रमण हुए। उनके पास एक अच्छी रणनीति थी। उस अच्छी रणनीति से, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके पास बाहुबली फिल्म है। उसमें आपने देखा था बाहुबली फिल्म में किस प्रकार उन्होंने एक अच्छी रणनीति से, कम अपने सैनिक होने के बावजूद, कम संसाधन होने के बावजूद उस युद्ध को जो जीत लिया था। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग, जो आपके पास 24 मई, 25 मई से लेकर और 16 जून तक का समय है, इसमें आप एक कोशिश करके अच्छी सी रणनीति बनाएं। देखिए, स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल, इस समय दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसे कहते हैं ना एग्जाम कैप्सूल, ये दो चीज आपके पास होंगी तो आप जेआरएफ इसी बार क्रैक कर लेंगे। मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 बार 3 बार नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और आपकी क्वेरी रहती है कि मैम जेआरएफ हम कैसे क्रैक करें। जेआरएफ के लिए मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल पढ़े। कॉन्सेप्चुअल मीन्स जितना भी मैंने देखा है, और सबसे बड़ा पॉइंट सबको मैं एक बार बता दूं, इस बार आपका पेपर ऑफलाइन होने जा रहा है, ऑनलाइन नहीं होगा। इस चीज को आप कैश करिए। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रॉल करना, वापस क्वेश्चन पे जाना, फिर कंफ्यूजन या उसको सॉल्व करना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और ये टाइम टेकिंग होता है। और इस बार जो आपका ऑफलाइन पेपर है, समझना, इस बार तुम्हें संजीवनी बूटी मिलने जा रही है। तो इस टाइम को और इस चीज को कैश करिए, एक अच्छी रणनीति बनाइए। और ध्यान रखिएगा, जेआरएफ क्रैक करने के लिए मात्र आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही वो नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा। जितने भी आप यदि जेआरएफ करेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना आप लोग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अब लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करना। कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैडम हम 2 बार नेट कर चुके, 3 बार। जब आप 2 बार 3 बार नेट कर चुके हैं, आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इसमें इसलिए ऐसा होता है, लास्ट मोमेंट पे जब हम नई चीजों को पकड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पुरानी चीजें भुलाती जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखना मेरे खास तौर पर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, बहुत ज्यादा नई किताबों को इस समय हाथ मत लगाना। जो आपके पास नोट्स हैं, जो आपके पास किताबें हैं, जो मेरी वीडियो बनी है, या मैंने अपने खुद आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स शेयर कर रखे हैं, आप उन्हीं को रिवीजन करिए। देखिए, कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा अधिक पढ़ने के चक्कर में पुराने वाला भूल जाते हैं और जो इजी क्वेश्चन आते हैं
उनको हम ऑप्ट नहीं कर पाते या उनमें हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी मेरिट खिसक के नीचे चली जाती है। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। लास्ट मोमेंट पे कोई भी नई चीज हाथ मत लगाना। अब आपको देखो, भय तो लगता है अंदर से कि ऐसा आ गया क्वेश्चन, कुछ अलग से पूछ लिया, तो भय का तो कोई इलाज नहीं है और भय लगना लाजमी है और लगना भी चाहिए। भय अगर एग्जाम टाइम में नहीं लगेगा तो हम लोग केयरलेस हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, आप पुरानी चीजों को, पुराने पढ़े हुए मैटर्स को, पुरानी किताबों को, पुराने नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, देखिए सिलेक्शन आपको जेआरएफ के लिए लेना है, तो उसमें मुझे नहीं लगता, ऐसे में जब आप रिविजन करते रहेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। दूसरी बात, खास तौर पर मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, आप लोग मॉडर्न थिंकर्स, पॉपुलेशन और साथ ही साथ बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, आप कई बार, देखो मैं आप लोगों की गलतियां बताऊं, कई बार आप बहुत अधिक, बहुत कठिन करने के चक्कर में कि हम कठिन क्वेश्चन ऑप्ट कर लेंगे, उनसे हमारा सिलेक्शन होगा, आप इजी क्वेश्चन जो आपका बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो पढ़कर नहीं जाते हैं और वही वाले क्वेश्चन आप लोग गलत कराते हैं। जो सरल क्वेश्चन होते हैं आप उसमें समूह, समुदाय, परिस्थिति, भूमिका, इनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपना बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इतना सॉलिड कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि उसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अपने सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के अलावा आप अपने फर्स्ट पेपर पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, मैम फर्स्ट पेपर जो होता है बहुत कठिन आता है, लैंग्वेज बहुत कठिन आती है, टाइम नहीं मिल पाता। तो सबसे ज्यादा जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसमें एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए आज ही। आप कहोगे मैडम लास्ट मोमेंट पे टाइम टेबल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये टाइम टेबल मैंने कहा ना आपकी संजीवनी बूटी होगा। जब पुराने समय में, पुराने कालों में युद्ध की तैयारी की जाती थी, कई बार क्या होता था, सडनली आक्रमण हो जाता था, रातों रात 2 दिन पहले युद्ध की स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी। तो जरूरी नहीं है कि आप 1 साल पहले स्ट्रेटेजी बनाएं, आपके पास समय है तो इस समय आप एक बहुत अच्छी सी रणनीति बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, एक अच्छा सा टाइम टेबल लीजिए। उस टाइम टेबल में आप फर्स्ट पेपर को मेरा कहा मान के, जैसे आपने टाइम टेबल में अपने लिए स्टडी आवर्स जो है वो 15 आवर्स डिसाइड किए हैं, तो कोशिश करिएगा इस 15 आवर्स में आप 8 घंटे फर्स्ट पेपर को दें। इस समय बहुत जरूरी है कि आपको सेकंड पेपर से ज्यादा फर्स्ट पेपर पे तैयारी करने की, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा है जो पेपर, क्वेश्चन पेपर आते हैं, उन क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज बहुत कठिन रहती है। तो फर्स्ट पेपर पे तैयारी करिएगा। दूसरा, सेकंड पेपर में सोशियोलॉजी में मैंने बताया ना, अपना बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी किताबों से, और मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो बनाई है जिसमें समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र का विकास, इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया है। तो कोशिश करके आप लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सोशियोलॉजी के उनको अपने स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तीसरा, मॉडर्न थिंकर्स पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट, जितनी मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, उसे प्रेजेंट टाइम में रेलेवेंट जो अब चल रहा है मॉडर्न थिंकर्स में, जो प्रेजेंट टाइम का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड की यदि हम बात करें, चाहे उसमें ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे उसमें और भी जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं सोशियोलॉजी के, उनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके लिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे मेरे पास नोट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। साथ ही साथ क्या है आपके पास, रिसर्च अपना जरूर पढ़ना। मैं देख रही हूँ बच्चों का रिसर्च में हाथ बहुत कमजोर है। रिसर्च वाले पोर्शन, यदि आपका रिसर्च का पोर्शन मजबूत है तो मैं नहीं मानती आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर हो, उसमें आप जेआरएफ के लिए बीट ना कर पाए। इसलिए कोशिश करना रिसर्च वाले पोर्शन को अपने स्ट्रांग रखना। मैंने एक पीएचडी के विषय के ऊपर वीडियो बनाई है और मैं कोशिश करके, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं मैडम आप रिसर्च पढ़ाइए, हमें रिसर्च में गाइड करिए, तो मेरी अब आगामी वीडियोस आपकी मॉडर्न थिंकर्स पर, क्योंकि इस समय हमारी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं चल रही हैं, हमारी क्लास नहीं हो रही है, ड्यूटीज और कॉपी चेकिंग ये सब कार्य चल रहा है, तो मैं इस समय फ्री हूं, तो मैं आपको आपकी खास तौर पे मॉडर्न थिंकर्स की जो सीरीज है वो कंटिन्यू करूंगी वीडियो के माध्यम से। दूसरा, मैं रिसर्च के बारे में, पीएचडी या जितने भी रिसर्च के टॉपिक है वो आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी।
तो आप सभी लोग आशा करना मुझसे जुड़े रहें। साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मोटिवेशन हर इंसान, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब कमेंट करते हैं, कल ही एक बच्चे का अयोध्या से मैसेज आया, और जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो एक अंदर से देखने की चाह, अयोध्या का नाम सुनते ही मन प्रफुल्लित हो गया। तो मैंने उस बच्चे से सहज ही पूछा, तुम अयोध्या में कहाँ रहते हो? तो ये सब कमेंट्स मेरे लिए भी बूस्टर डोज का काम करते हैं। तो कोशिश करिएगा मेरे चैनल को और बच्चों तक पहुंचाइएगा, जिससे सबको गाइडेंस मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मैंने अपने किसी भी कोर्स की कोई भी फीस नहीं रखी है, सभी कोर्सेज फ्री हैं। जो मेरी गाइडेंस है, इवन आप समझ सकते होंगे, वर्किंग वुमेन होने के बाद, मैरिड वुमेन होने के बाद, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करना, मतलब कोशिश करती हूँ हर मैसेज का रिप्लाई करूँ, टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहूँ, और जो भी मेरे बच्चों की समस्याएं आती हैं मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सब समझोगे। तो आज से ही हम शुरू करते हैं अपने यूजीसी नेट के जो 16 जून तक के मॉडर्न थिंकर्स की सीरीज है उसको। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या परेशानी आ रही है, कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है, आप लोग उसमें कमेंट कर दीजिएगा। जो भी टॉपिक के ज्यादा कमेंट मेरे पास आएंगे उसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। साथ ही साथ रिसर्च पे फोकस करिएगा, रिसर्च पे भी मैं पैरेलली काम कर रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और जुड़े रहिएगा मुझे मेरे यूट्यूब के माध्यम से। ओके बच्चों, बाय बाय।